स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे इस लेक्चर में क्लास 11 के लिए बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बच्चे से प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। हमने बात करी थी ऐसी रेडिएशन विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने ये भी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी जो नेचर होती है दे हैव वेव नेचर। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो नेचर है वो कैसी है, वेव नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स हैव वेव नेचर। जब हमने ये कंसीडर किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की नेचर वेव नेचर होती है तो ये देखा गया कि कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो इन रेडिएशन को वेव कंसीडर करके एक्सप्लेन किए जा सकते थे, जैसे कि इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना भी थे जिनको हम ये कंसीडर करके कि ये रेडिएशन वेव नेचर होती है उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन स्पेशल रेफरेंस टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चे बात करें कि इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज वेव नेचर, अगर हम इनको वेव नेचर की तरह कंसीडर किया जाए, so if we consider electromagnetic radiation as wave nature या wave character, some of the phenomena like diffraction and interference can be explained, but we fail to explain, but it failed to explain two important phenomena. What are these two important phenomena? First one is black body radiation, and second one is photoelectric effect। और अगर मैं थर्ड की भी बात कर दूं, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ठीक है। मीन्स हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कब नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे? जब हम ये कंसीडर कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो वेव होता है। मीन्स दे ट्रैवल लाइक अ वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव की तरह ट्रैवल करती हैं, तो हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं बच्चे, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। वैसे तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आप इसको डिस्कस करते हैं, मैं थोड़ा सा एक बार आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। देखिए बच्चे, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लिया कोई वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, कोई वेव क्या कर रही है, ट्रैवल। हम कह रहे हैं कि कोई भी लाइट वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जब ये ट्रैवल कर रही है तो अगर ये किसी स्लिट से पास हो रही है या किसी होल से पास हो रही है तो ये जैसे ही इसके कॉर्नर से टकराएगी, एजिस से टकराएगी, ये क्या करेगी, ऐसे पैटर्न शो करेगी। एंड सच टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है ना, ऐसे पैटर्न को क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोला जाता है। ठीक है। तो कोई भी वेव जब किसी भी मीन्स बेंडिंग ऑफ एनी वेव व्हेन इट स्ट्राइक विद द एज ऑफ एनी होल और स्लिट, आप ये बोल सकते हो कि वेव का क्या हो जाना, बेंड हो जाना और फिर एक पैटर्न शो करना, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। नाउ लेट वी टॉक अबाउट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या होता है, मैं एक बार यहाँ से रब कर रही हूँ, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस। देखिए बच्चे, आप सभी ने ये काम बहुत किए होंगे कि हम क्या करते हैं, तालाब में अगर आपने कभी पत्थर फेंका हो तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, वहाँ पे क्या होगी, तालाब में से ऐसे वेव्स बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं। मान लिया मैंने यहाँ पर कोई पत्थर डाल दिया, ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, आपको ऐसी वेव्स दिखेंगी और वो वेव्स जनरली क्या करती हैं, यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे ट्रैवल करती हैं। एक्चुअली में होती तो ऐसे वेव्स हैं लाइक दिस, है ना, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनली मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। मीन्स वेव कैसे आती है, ऐसे।
है ना, अंदर से जहाँ पे आपने पत्थर ड्रॉप किया वहाँ से इस तरीके से वेव्स आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेव क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती हैं। लेकिन व्हाट हैपन, इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है कि मैंने एक पत्थर ड्रॉप नहीं किया, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप नहीं किया है, मैंने क्या किया, एक और पत्थर यहाँ पे साइड में ड्रॉप कर दिया। देन व्हाट हैपन, बेटा इसका भी क्या बनेगा, ऐसे पैटर्न बनेगा, ये भी क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी, ये भी क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि ये वेव्स जो हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं। वेव्स क्या कर रही हैं, दे इंटरफेयर विद ईच अदर। ये वाली वेव्स ऐसे 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 जा रही थी, ये वाली वेव्स भी ऐसे ऐसे आ रही थी। तो जब ये वेव्स आपस में इस तरीके से जा रही हैं तो आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग या इंटरफेयरिंग द वेव्स विद ईच अदर इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। बात आ रही है समझ में। अब अगर मैं बात करूँ, इंटरफेरेंस दो तरीके की हो सकती है, बहुत ज़्यादा तो हमें डिटेल में घुसना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। क्या हो सकती है, एक हो सकती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक हो सकती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बेटा कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब किसी चीज में एडिशन हो रही हो, है ना, एडिटिव इंटरफेरेंस या सब्सट्रैक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं। देखिए अगर क्या हो, मान लिया बच्चे एक वेव है ये ऐसे, ठीक है, और जो दूसरी वेव है जो यहाँ से वेव आ रही है, ये जो इंटरेक्ट कर रही है वो वेव ऐसे है। मीन्स इस वेव का जो क्रस्ट है इस वेव के क्रस्ट के ऊपर पड़ रहा है। मीन्स इन दोनों में जो इंटरफेरेंस है, मीन्स इसका जो कंस्ट्रक्टिव पार्ट है, मतलब इसका जो क्रस्ट है दूसरे के क्रस्ट के साथ इंटरफेयर कर रहा है। उस केस में क्या होगा, जो रिजल्टिंग वेव हमें मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी, जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, दोनों ही तरफ उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इन दोनों से बड़ा। इसका एम्पलीट्यूड ए था, इसका एम्पलीट्यूड ए डैश मान लो, तो ये जो एम्पलीट्यूड हुआ वो क्या हुआ, बड़ा हुआ, लार्जर हुआ। तो ये कैसे इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन बच्चे अगर ऐसा हो इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ मिल जाए, मीन्स एक वेव और थी वो ऐसे थी, मीन्स इसका तो क्रस्ट और इसका ट्रफ, मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशन कि ये कंस्ट्रक्टिव था और ये डिस्ट्रक्टिव, ऐसे ये क्या कर रही है, पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ खींच रही है, ये क्या कर रही है, पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींच रही है। तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएं, या जो रिजल्टिंग वेव मिले उसका एम्पलीट्यूड दोनों ही वेव के एम्पलीट्यूड से क्या हो, कम हो। तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। आप इसकी डिटेल स्टडी फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। तो अगर हम वेव्स को क्या कंसीडर करें बच्चे, वेव्स की तरह ही कंसीडर करें तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन किसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो लेट वी डिस्कस व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लेट वी डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बच्चे। अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर एक मेटल कंसीडर किया है। क्या कंसीडर किया, यहाँ पे मैंने एक मेटल लिया है, ठीक है, और इस मेटल पर कुछ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मैंने स्ट्राइक करवाई। इस मेटल के ऊपर क्या किया, कुछ फ्रीक्वेंसी की, कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस मेटल पर स्ट्राइक करवाई। जैसे ही रेडिएशन इस मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक हुई, इमीडिएटली यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। क्या इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। दैट प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन some radiation of certain frequency which is called minimum threshold frequency strike on the metal surface is called photoelectric effect। एक बार वापस समझिए, हमने कहा हमारे पास क्या था, एक मेटल सरफेस थी, उस मेटल के ऊपर हमने कुछ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को स्ट्राइक करवाया। जैसे ही रेडिएशन मेटल सरफेस से स्ट्राइक हुई, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, ठीक है। इस प्रोसेस को कि मेटल सरफेस पर जब कुछ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं वापस कंसीडर करती हूँ, यहाँ पर मैंने ये जो मेटल लिया था वो पोटेशियम है। कौन सा मेटल है, पोटेशियम।
अब बच्चे मैं जो ये मेटल है इसके ऊपर रेड जो रेडिएशन है, यानी कि रेड कलर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विजिबल रीजन में जो आती है, वो रेडिएशन मैं इस मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करवा रही थी। ठीक है, मैं ये रेडिएशन करवाती रही, स्ट्राइक करवाती रही, लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं हो रहे थे। पता कैसे चलेगा, वही मैं अभी आपको बताऊंगी कि पता कैसे चलेगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से येलो रीजन की जो वो है येलो फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन, उनको इस मेटल की सरफेस पर इजेक्ट किया, डाला। ठीक है, जैसे ही रेडिएशन को डाला ये देखा गया कि इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रेडिएशन डालने से किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। मीन्स मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ही मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती हैं, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमें चाहिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो मीन्स जब किसी भी मेटल की सरफेस पर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या उससे ज़्यादा की रेडिएशन मेटल सरफेस पर पड़ती हैं, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वापस मैं इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए, जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है बच्चे, वो होती है 4.3 टू 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, डाटा थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। और जो येलो वाली होती हैं उसकी रेडिएशन होती है 5.1 टू 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। और जो पोटेशियम है, पोटेशियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो कितनी है, वो है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। समझ आ रही है बात। अब मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जब मैंने इसके ऊपर रेड वेवलेंथ की या रेड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली, तो ये वाली रेडिएशन सफिशिएंट है नहीं कि क्या करें, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दें। लेकिन ये वाली रेडिएशन, जो येलो वाली रेडिएशन है, इनकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो है, ये तो क्या है, दिस इज मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी बात करेंगे। दैट इज द फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। मीन्स रेड से क्यों इजेक्ट नहीं हुए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए। लेकिन यहाँ से जैसे येलो रेडिएशन डली, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिखते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उससे पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज मिनिमम थ्रेशोल्ड frequency. It is the minimum frequency above which electron is ejected from metal surface. फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब वो कम से कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती हैं, उसको क्या बोला जाता है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स किसी भी मेटल की, ऐसा नहीं है कि सब मेटल की एक जैसी है। जैसे मैंने पोटेशियम की बात करी, इसकी इतनी है, तो सब मेटल्स की अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि किसी मेटल को कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और किसी मेटल को कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। एंड नाउ लेट वी टॉक अबाउट व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from metal surface when radiations of minimum threshold frequency fall on the
on the metal surface. That phenomena is called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जैसे ही रेडिएशन गिरती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, मतलब ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। एज सुन एज द रेडिएशन फॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड। अगर जो रेडिएशन पड़ रही है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की रेडिएशन है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ द रेडिएशन अबव लिख देती हूँ, अबव द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है ना। एंड द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड is called photoelectrons, is called photoelectrons। अब आप ये देखिए कि पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसको करने के लिए एच हर्ट्ज थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। लेट वी टॉक अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट कि कैसे उसे पता चला कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो मेटल की प्लेट्स लगा रखी थी, एक को हमने कह दिया नेगेटिव टर्मिनल, एक को हमने कह दिया पॉजिटिव टर्मिनल, और सिमिलरली इनको कनेक्ट किया हुआ था नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। यहाँ पर एक एमीटर लगाया हुआ था जो कि एक्चुअली में डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं वो हमें देखना था। देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या किया, हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ये क्या है, दीज आर टू मेटल प्लेट्स, मेटल इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हो, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। सोर्स ऑफ बैटरी जैसे ही कनेक्ट किया गया, ये देखा गया कि ये एमीटर जो है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं शो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सर्किट पूरा नहीं हो रखा था, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, ये खाली है, ठीक है। फिर ये किया गया कि यहाँ से एक सोर्स लिया गया और उस सोर्स से यहाँ पर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव की रेडिएशन डाली गई। मतलब यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लिया गया था जहाँ पर दोनों ही चीज़ें आप वेरी कर सकते थे। क्या दोनों चीज़ें, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इनको वेरी किया जा सकता था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से, बच्चे फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज़ रिलेटेड टू कलर, रिलेटेड टू कलर। जैसे आप टीवी देखते हैं, आप टीवी में कलर क्या करते हैं, कभी चेंज, ज़्यादा ब्राइट कर लेते हैं, कभी कम ब्राइट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, मीन्स आप उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं जब आप कलर चेंज करते हैं। और इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, ठीक है ना। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस भी क्या करते हैं, टीवी में रिमोट से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर लेते हैं, कभी ज़्यादा कर लेते हैं, कभी कम कर लेते हैं। तो दैट इज इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे देखिए, मान लिया इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस मेटल पर डाली इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या करी, इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली। ये देखा गया कि इस एमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इसका मतलब अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, नथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। फिर क्या किया, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर पहुँच गए, फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस मेटल सरफेस पर डलते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए और इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ बहना शुरू हो गए। और कन्वेंशनल है, अगर करंट इधर बहेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर इधर बहेंगे तो करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि करंट इधर बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं तो करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जब ये फ्लो करेगा तो ये जो हमारा एमीटर है इट स्टार्ट डिफ्लेक्शन, ये क्या करेगा, इसकी सुई जो है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। और ये हमें बताएगा कि एक्चुअली में अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर करंट प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकले होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स थे, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सर्टन मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस फॉल ऑन द मेटल सरफेस एंड डिफ्लेक्शन इन दिस एमीटर confirm that there is flow of electron because current is flowing in opposite direction। करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा था। तो यहाँ से पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट हुए। इससे पता चला कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, पहला प्रोसेस। उसके बाद ये कहा गया
कि मान लिया मैंने कहा कि मेटल की सरफेस से, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पोटेशियम की सरफेस से इतनी हर्ट्ज की मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हमने डेफिनेशन लिखी है वहां पर आप उसको न्यू नोट लिख लेना। दिस इज मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नोट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को न्यू से और मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने कहा था पोटेशियम के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, इससे ऊपर की रेडिएशन अगर मैं डालूंगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अब मान लिया अब मैं जो रेडिएशन डाल रही हूँ मेटल की सरफेस पर वो 6.2 × 10⁻14 हर्ट्ज की रेडिएशन है। चाहिए तो इतनी है ना, लेकिन रेडिएशन कितनी है, इतनी। तो ये देखा गया बच्चे कि अगर हम ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं देन द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट हैपन्स, उस कंडीशन में ये देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही इजेक्ट हो रहे थे जितने पहले हो रहे थे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब इफ frequency higher than minimum threshold frequency is fall on metal surface, the extra frequency या the extra energy is used to increase the kinetic energy of ejected electron means, अगर मैं बात करूं कि यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पता चली, क्या क्या पोस्टुलेट्स हमें पता चले या क्या क्या कंक्लूजन पता चले। पहला, as soon as the radiation fall on the surface, ejection of electron take place, पहला, ठीक है ना। as soon as न्यू नॉट मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, रेडिएशंस fall on metal surface, electrons get ejected, पहला पॉइंट। दूसरा, if frequency higher than the minimum threshold frequency is fall on metal surface या strike on metal surface, then the extra energy which is more than the threshold frequency is यूटिलाइज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। मीन्स यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था कि ये रेडिएशन मैंने यहाँ पर डाली, दैट इज न्यू नोट की रेडिएशन थी और एक्चुअली में ये न्यू नोट से ग्रेटर देन रेडिएशन थी। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ यहाँ से और प्लस जो बाकी की एनर्जी है वो किस में निकल गई, दैट इज यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही इजेक्ट होंगे, अगर पहले 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे या 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा तो अभी भी 1 होगा, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो सिर्फ क्या हो जाएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी पहले वाले से, ठीक है। फिर बच्चे इंटेंसिटी को वेरी करके देखा गया। फ्रीक्वेंसी को हमने इतना रख लिया, इंटेंसिटी को वेरी किया, यहाँ से बढ़ाते हम इंटेंसिटी को यहाँ पर ले आए। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते गए ये देखा गया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड जो थे उनका नंबर इंक्रीज हो गया, जबकि काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी बढ़ाने से, मतलब ब्राइटनेस बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग, सेकेंड ये हो गया। थर्ड, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीज while नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, while their काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम।
इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो रिलेटेड है किससे, काइनेटिक एनर्जी से। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। और जो इंटेंसिटी है वो है रिलेटेड किससे, कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से कहूँ पहले धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे, इजेक्ट होना शुरू हो गए, है ना। और लेकिन पहले केस में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकले, बस इनकी स्पीड बढ़ गई, इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिलती हैं एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इजेक्टेड फ्रॉम दिस। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी टर्म और हम यहाँ पे करेंगे, व्हाट इज दैट, वर्क फंक्शन 5। वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको W0 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वर्क फंक्शन। एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन है, इट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी above which electrons are ejected from metal surface, from metal surface। बच्चे हम बात कर रहे थे अभी तक इसकी फ्रीक्वेंसी की, अब मैंने एनर्जी की बात कर दी। और E जो है दैट इज इक्वल टू h न्यू नॉट। मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि E जो है h न्यू नॉट, इसको बोल दिया गया वर्क फंक्शन। ठीक है ना, इसको क्या बोल दिया गया, वर्क फंक्शन, जहाँ पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी अभी हम बात करेंगे, इसको आइंस्टीन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन 5 W0 से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू h न्यू नॉट, h न्यू नॉट, और जो कि किसके बराबर है, यानी कि वो एनर्जी, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी जिससे ऊपर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा, उसको क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ लेट वी टॉक अबाउट व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है। लेट वी डिस्कस अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए बच्चे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी बॉडी जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो या जिसको आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट कर सकते हो। कोई भी ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होता है रेडिएशन का। मतलब एक ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो अपने अंदर सारे टाइप की सारी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। और क्योंकि इक्विलिब्रियम आना चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब करिए तो एमिट भी करनी चाहिए, तो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी रेडिएशन को क्या भी कर सकती है, एमिट भी कर सकती है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एनी आयरन ऑब्जेक्ट विच हैव, कोई हीटिंग फर्नेस की भी बात कर सकते हैं आप, कोई हीटिंग फर्नेस है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, आयरन ऑब्जेक्ट विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कैन बिहेव एज ब्लैक बॉडी। एंड व्हाट इज ब्लैक बॉडी, अ बॉडी which is perfect absorber and perfect emitter of radiation, emitter of all types of radiations, that is all types of frequency। मीन्स एक ऐसी बॉडी जो उस पर पड़ने वाली हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर ले और उसको क्या कर दे, एमिट भी कर दे, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एंड रेडिएशंस एमिट फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं।
हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन थी बच्चे, जब मैंने किसी आयरन बार को हीट किया, कोई लोहे की छड़ थी, आयरन बार था, मैंने इसको हीट करना शुरू किया। देखिए बच्चे ये फिनोमिना आप सब देखते हैं। जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया, सबसे पहले ये थी रेड, फिर ये गई ऑरेंज से, फिर ये येलो हो गई, और येलो से फिर ये वाइट हो गई, और वाइट से फाइनली ये ब्लू कलर इसने अटेन कर लिया। मतलब जब मैंने आयरन बार को हीट किया तो उसके कलर्स जो हो रहे थे वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। उसके कलर्स क्या हो रहे हैं, चेंज, ठीक है। और अगर कलर चेंज हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमें क्या बताती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमें बताती है कि एक जो बॉडी है अगर आप उसको हीट करो तो उसका कलर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बदल सकती है। समझ में आ रही है। ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करने से उसकी जो इंटेंसिटी है वो तो बदल सकती है, मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस, बट उसका कलर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। लेकिन जब हमने एक बॉडी को हीट किया उसका कलर चेंज कर रहा है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। अगर फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हो गई। क्या एक्सप्लेन करने में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में। अच्छा अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने बात करी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अच्छा मैंने उसमें लिमिटेशन तो बताई नहीं, सिर्फ बता के छोड़ दिया कि क्या कंसेप्ट था। देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि रेडिएशन ट्रैवल करती हैं कॉन्टिन्यूसली। रेडिएशन क्या करते हैं, दे ट्रैवल कॉन्टिन्यूसली। मान लिया मुझे पोटेशियम मेटल ही ले रही हूँ मैं, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इजेक्ट करना है। पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इजेक्ट। यहाँ से जो मैं रेडिएशन डाल रही थी वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से कम रेडिएशन थी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकती थी अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कंसेप्ट है, जो हर्ट्स ने कंसेप्ट दिया था। बट अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करें, ये तो कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअली में क्या होना चाहिए, ये रेडिएशन इस मेटल की सरफेस पर कोलेक्ट हो जानी चाहिए, और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि ये कोलेक्ट होते 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 किस तक पहुंच जाए, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक रीच कर जाएं। और जब ये मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक रीच कर जाएंगी उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, इजेक्ट होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं था। मीन्स वही रेडिएशन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती थी जिनकी वेवलेंथ या जिनकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर थी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है एंड एमिट कॉन्टिन्यूसली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो क्या कहती है कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है और कॉन्टिन्यूसली एमिट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्या होगी, इट मीन्स एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, है ना। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इंटेंसिटी या स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये भी बोल सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड। बट लेकिन ये क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी पर और किस पर, वेवलेंथ पर, बट इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, है ना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करें तो हमने कहा कि ये हमें क्या बता रही है कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, इट एब्जॉर्ब एंड एमिट कॉन्टिन्यूसली एमिट होती रहती है। अगर ऐसा है तो उसका मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बट इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड पे, सॉरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए किस पे, फ्रीक्वेंसी पे और किस पे, वेवलेंथ पे। बट हमने तो ये देखा कि ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि जब हमने आयरन बार को हीट किया उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन्स, ये भी बोल सकते हैं, इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ एनी हीटिंग ऑब्जेक्ट may change
may change but its color remain same। क्यों? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं किस पर, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करनी चाहिए, तो कलर भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं, मीन्स कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट पहले बहुत ज़्यादा गर्म, फिर उसकी चमक और बढ़ सकती है और बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला। यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जैसे ही हमने एक आयरन बार को हीट किया, वो पहले रेड थी, रेड से वो ऑरेंज हो गई, ऑरेंज से वो येलो हो गई, और येलो से फाइनली वो वाइट, और उसके बाद क्या हो गई, ब्लू हो गई। अगर आप याद करें किसको, विबग्योर को, VIBGYOR, मीन्स मैंने अभी भी कहा था जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया था, हमने कहा था जब हम इस तरफ जाते हैं वेवलेंथ तो क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम, फिर इधर आए ऑरेंज की ज़्यादा, येलो की और ज़्यादा, और ब्लू की और ज़्यादा। मीन्स जब आप किसी भी आयरन बार को हीट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मीन्स ऑन हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि कलर से हमें पता चला, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है, और जो रेड कलर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है। मीन्स इससे हमें इतनी सारी बातें पता चली कि ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो सिर्फ वेव की तरह बिहेव करती है, इस बात को तो एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमें पता चले कि उसकी क्या लिमिटेशन है, कि वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी के तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट को जब हमने हीट किया तो हमने देखा उसमें से जो निकलने वाली रेडिएशन थी उनका कलर बदल रहा था। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो बच्चे इसी को थोड़ा सा और अगर हम ग्राफ की हेल्प से देखें, लेट वी सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। हमने 2 डिफरेंट टेम्परेचर लिए, ऐसे 2 ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो बच्चे इस ग्राफ को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम इसको ऐसे स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो देखिए कह रहा है कि जब हमने वेवलेंथ को डिक्रीज किया, जब हमने किसको डिक्रीज किया, वेवलेंथ को डिक्रीज किया, तो हमने देखा इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इंटेंसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग। देखिए वेवलेंथ जब इतनी थी तो इंटेंसिटी इतनी थी, जब वेवलेंथ को हमने इतनी कर दिया तो इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। सो ऑन डिक्रीजिंग वेवलेंथ इंटेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज, एंड ऑन फर्दर डिक्रीजिंग वेवलेंथ इंटेंसिटी रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे भी डिक्रीज करने पर इंटेंसिटी क्या हो गई, इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई, ये भी एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई, इस वैल्यू पर। एंड ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द वेवलेंथ द इंटेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। और फर्दर जब आप वापस क्या करते हैं, वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं, तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू करती है। इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो इंटेंसिटी जो है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, ना कि उस पर इंडिपेंडेंट होती है। और जो टेम्परेचर T2 है दैट इज़ ग्रेटर देन T1, ये इंडिकेट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ज़्यादा हीट करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी चमक क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ही एक्सप्लेन दैट एक्चुअली में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसकी कुछ लिमिटेशन है कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। वो जो भी बात कहती थी उसके अकॉर्डिंग मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सिर्फ ये बता पाई कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव की तरह ट्रैवल करती हैं, बट एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं दे कैन ट्रैवल लाइक अ वेव एज वेल एज दे ट्रैवल लाइक अ पार्टिकल। मीन्स दे पोजेस ड्यूअल करेक्टर। उनका कैसा करेक्टर होता है, ड्यूअल करेक्टर। मीन्स कभी वो वेव की तरह बिहेव करती हैं, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। फिर इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल, मैक्स प्लैंक्स आए और उसके साथ साथ आइंस्टीन ने 1900 में
मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी। उसके बाद 1905 में आइंस्टीन ने इस थ्योरी को फर्दर एलोबरेट करके हमें ये बताया कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्यूअल कैरेक्टर क्या करती हैं, पोजेस करती हैं। समटाइम दे बिहेव लाइक वेव, समटाइम दे बिहेव लाइक पार्टिकल। तो हम नेक्स्ट